ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और हम बात करें समाजवादी पार्टी की दो टूक की, क्योंकि इसको लेकर चर्चा लगातार तमाम जगहों पर आपने देखा होगा चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम लोगों का सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर हम लगातार चर्चा करें। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। सीधा एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं। अवनीश जी, क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं 2024 के लिए? स्वाति जी, और एक सवाल ये भी है कि अनुप्रिया पटेल ने भी अब तो कह दिया है कि आप आ जाइए, ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा है, आप आ जाइए बीजेपी में हमारे साथ, एनडीए को और मजबूत कीजिए। न्योता तो दे दिया उन्होंने। देखिए, वो अनुप्रिया जी की राय है और 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एजेंडा साफ है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और यशस्वी नेतृत्व जिन विचारधारा पे, जिन योजनाओं पे, जिन जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा के चल रहा है, उसमें बिल्कुल लग रहा है कि जनता के साथ, जनता का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है, जनता का प्यार हमें लगातार मिल रहा है। और जिस तरह से जन समर्थन मिलता जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो 24 में कहीं कोई हमें दिक्कत कुछ है नहीं। अगर ये दो नेता जिनको ये लेटर जारी हुआ है, अगर ये आपके साथ एक बार फिर से आना चाहेंगे अवनीश जी, तो क्या आप इन्हें लेंगे वापस? ओम प्रकाश राजभर की, क्या आप उनको वो सम्मान दे पाएंगे जो सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी में मिला नहीं? देखिए, ये तो सवाल बिल्कुल ख्याली है कि क्या होगा कल। ये तो जब आए कोई जाए, ये तो तब की बातें हैं। पर जहाँ तक सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्कर का सम्मान है, हर सहयोगी का सम्मान है। सहयोगी दलों का भी उतना ही सम्मान है जितने अपने कार्यकर्ता का सम्मान है। तो सम्मान हम देते हैं तो सम्मान हमें मिलता भी है। जनता के एक एक गरीब आदमी का हमारे भीतर सम्मान है, इसीलिए हमें सम्मान मिल रहा है। भेदभाव की राजनीति हमारे यहाँ होती नहीं, ना भेदभाव की नीतियाँ हमारे यहाँ बनती हैं। जनता से जुड़ाव होना हमारी जीत है और जनता का कल्याण सोचना ये हमारी नीति है। जहाँ तक भाजपा से अलग जो विपक्ष की बातें मैं कर रहा हूँ, खासतौर से जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में पार्टी है, वो वहम और अहम की शिकार है। नहीं, पिछली बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि आप दलितों की उपेक्षा करते हैं, वंचितों की उपेक्षा करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उठा दिए थे ओम प्रकाश राजभर ने, इसके बाद वो अलग हो गए थे। क्या लगता है कि आप कुछ कंडीशन के साथ तब लेंगे उनको इस बार? आप उनकी बातों को मानेंगे इस बार? स्वाति जी, देखिए स्वाति जी, ये जो उन्होंने आरोप तब लगाए थे, ये बिल्कुल निर्मूल साबित हुए हैं। अब जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उसी के समर्थन में राजभर जी साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो अब आरोप को धुल गए। वो तो आरोप जैसे कहीं कोई बात ही नहीं रही। तो उसमें कहीं कोई शंका समाधान की कोई बात ही नहीं रही। और जो गठबंधन, तो हर पार्टी, नई पार्टी है, सामने वाली पार्टी, वो तो उसका अपना हक है वो किसके साथ जाए, किसके साथ न जाए। पर भारतीय जनता पार्टी की बात बिल्कुल ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान करती है, अपने एक एक मतदाता का सम्मान करती है और जनता के हर वर्ग का सम्मान करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास भी हम जोड़कर नीति को लेकर काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 24 में फिर आ रही है। कोई इसमें रोक टोक, कोई शंका, कोई किसी तरह का कोई संदेह इसमें नहीं रह गया। ठीक है समीर जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव इस समय एक्सपेरिमेंट खूब कर रहे हैं। 2017 में भी एक्सपेरिमेंट किया, 19 में भी एक्सपेरिमेंट किया, 2022 में भी एक्सपेरिमेंट किया और संयोगवश, दुर्भाग्यवश कह लीजिए, वो सफल नहीं हो पाए। जी, जैसे आपने खुद कहा कि एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अब आगे हम देखते हैं, अभी 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा का चुनाव है, अहम चुनाव है, तो उसके चलते उसके लिए इलेक्शंस के लिए क्या रणनीति बनेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना डिसीजन लेंगे कि किस तरह से, किस रणनीति के तहत हमें आगे बढ़ना है। हमें क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि सहयोगी दल चले गए हैं, क्योंकि सहयोगी दल अभी हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। एक कटु सवाल है, इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। सवाल सर ये है कि आप क्या रणनीति बनती कहाँ है? दिखती नहीं है अभी फिलहाल। जो नतीजे जिस तरीके से निकल कर आए, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, फिर उन आरोपों की मैं बात करूंगी। सवाल ये है, रणनीति आप बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीन पर उस रणनीति का असर शायद दिखता नहीं। समीर जी, ये बात पूरी तरह सही नहीं है स्वाति जी, क्योंकि एक रणनीति के तहत ही देखिए, चुनाव हम जरूर हारे हैं,
लेकिन अगर आपने जिस जनता का जो समर्थन जिस तरीके से हमें मिला है, अगर उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रणनीति ही है, कहीं ना कहीं वो जनता का विश्वास ही है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस चुनाव में मिला है। 33% वोट के साथ हमने इस बार विपक्ष में हमें बैठाने का मौका दिया है जनता ने, जबकि पिछली बार जब हम जब सरकार खुश नहीं है, लेकिन देखिए जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे सौंपी है, क्योंकि 33% अगर प्रदेश की जनता ये मानती है कि आपको वोट देना उनकी सूझबूझ का काम है, तो आपको उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। और विपक्ष का जो हमारा रोल है, देखिए हम मुख्य विपक्षी दल हैं, अगर हमारे जो सहयोगी दल हैं वो किसी भी कारणवश या फिर अगर उनको कोई और चीज समझ में आती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी को तो जनता का भरोसा कायम रखना है, हम कहीं नहीं जा सकते, हमें जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़नी ही है। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर आपसे कि आपने कल चिट्ठी जारी कर दी, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं किया, इन लोगों ने ही सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये है कि फिर आपने इतने दिन बोझ ढोया ही क्यों? क्यों इतने दिन शांत रहे? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जब शुरुआत से ही इनकी तरफ से जवाबदेही की जा रही थी, जवाब दिए जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, आप क्यों शांत रहे? इतनी देरी में क्यों एक्शन लिया? फिर स्वाति जी, इसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस तरीके से हमने गठबंधन किए समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी इस तरीके की एक एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहती कि अगर हमें चुनाव हार गए तो हम किसी विपक्षी हम किसी सहयोगी दल से अपना नाता तोड़ लें। हमारी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होती। आपने देखा होगा कि इन चुनावों के बाद भी चुनावों के नतीजे जब हमारे पक्ष में नहीं आए, उसके बाद जब एक के बाद एक आलोचनाएं, एक के बाद एक टिप्पणियां, अलग अलग मुद्दों पे टिप्पणियां, अखिलेश जी पे पर्सनल टिप्पणियां जब होनी स्टार्ट हुई हैं, तब उससे आहत होकर जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया। उसके बाद भी जब तक ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर था और समाजवादियों के ऊपर था, तब तक कुछ डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना और एक ये चीज सामने आई कि जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गठजोड़ की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया है, तब देखिए हमारे पास भी कोई और ऑप्शन बचा नहीं था जब ये लेटर जारी करने के अलावा। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक जी, अब आगे की राह क्या होगी? आगे की राह एक सशक्त, प्रतिबद्ध, प्रगतिशील समाजवादी आंदोलन, विचारधारा पर आधारित। आपका खुद का भी तो संगठन है सर, उसको उसी संगठन को मजबूत किया जाएगा। अपने पैदा किए सूरज से सुआएं मांगो, भीख में मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर आधारित एक बेहतर शोषण विहीन बयानबाजियां तो जो हो रही हैं वो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव या बीजेपी के इर्द गिर्द हो रही। सर तभी सवाल उठ भी रहा है। देखिए मैं एक चीज आप बताऊं, देखिए दो चीजें, सवाल तो उठ ही रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, उनकी जो राजनीति भी है, इन्हीं दोनों नेताओं मेरे सपा के साथी कह रहे हैं कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया इसलिए आप अपराधी हैं। परोक्ष रूप से ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो सोशलिस्ट मूवमेंट की आत्मा है, इनके नाखून बढ़ गए तो ये आत्मा को कचोटने लगे। लोहिया की जो सप्त क्रांति का प्रथम सूत्र है, जिसमें नर नारी समानता की बात की उन्होंने, उसके तहत और विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत, जिसमें वो आदिवासियों और महिलाओं की खुली पैरवी करते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि इनको पद पर बैठाओ, अगर ये अयोग्य भी हैं तो अनुभव से इनके अंदर योग्यता आ जाएगी। उस सिद्धांत के तहत द्रौपदी मुर्मू की प्रत्याशिता खरी थी, इसलिए उनको वोट दे दिया गया। इतनी सी बात। और सुन लीजिए ना, और इसमें छुपा खेल नहीं था। खुल के शिवपाल सिंह जी ने पत्र लिखकर कहा कि हे अखिलेश जी, हे सपा नेतृत्व, यह देखो, और तो और सुनिए, हम क्यों खिलाफ थे यशवंत सिन्हा जी के। इन्होंने महामाया प्रसाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान किया था। जब वो मिलने गए तो कहा कि मैं अरे गहरे लोगों से नहीं मिलता। जो व्यक्ति अरे गहरे की मनोविज्ञान रखता हो, हम उसे भारतीय गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का मुखिया कैसे बनाते हैं? कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। अब ऐसा तो किया नहीं कि शिवपाल जी आए, इनके साथ डिनर किए और वोट जाके इनके खिलाफ दे दिया। खुल के बोला। और पहली बात,
राष्ट्रपति के चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग, कोई व्हिप जैसी बात नहीं होती है। राष्ट्रपति का चुनाव दलीय परिधि से परे होता है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी संघर्ष करना भूल गई है, सीएम योगी अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे यह बता दिया जाए कि 2012 के पहले की समाजवादी पार्टी जो अपने संघर्षों के नाते जाना जाती थी, जिसमें शिवपाल जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, हम जैसे लोग एक हाथ में किताब और एक हाथ में रेल का टिकट लेके चला करते थे। उसके बाद कौन सा संघर्ष हुआ? 12 के बाद आखिरी बार ये बताइए कि एनडीए के पाले में जाएंगे या फिर नहीं? किसके? एनडीए के नहीं जाएंगे। तो फिर क्या होगा राजनीतिक भविष्य? हमने फिर कहा, अपने पैदा किए सूरज से सुआएं मांगो, भीख में मांगी हुई किरणों का ये भरोसा क्लियर क्या कर है? रहे हैं ना आप यहाँ पर जी? कि एनडीए के पाले में जाएंगे नहीं? वर्तमान समय में आपसे नहीं, संवाद तो करते शिवपाल हुए यादव तो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि नहीं, समय आने दीजिए, समय का अच्छा, ये इंतजार चीज आप अपना हमें कम बताइए कर रहे स्वाति हैं। जी, एक प्रश्न है। आप अच्छा बोलती हैं, कोई कहे कि आप कैसा बोलती, तो हम कैसे कहते खराब बोलती हैं? मुख्यमंत्री जी की बेईमानी के 4 उदाहरण नेता प्रतिपक्ष लावें, हम कसौटी देखेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। समीर अब जी से इसका जबरदस्ती जवाब हम हम किसी लेंगे, को लेकिन कहते उससे हैं। और पहले- एक चीज और बता दूं, जी। राजनीति में पूर्वाग्रह ग्रसित आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। क्या अटल जी ने नेताजी की तारीफ नहीं की थी? जी। क्या पंडित नेहरू ने अटल जी नहीं, जैसे जो काम अच्छा करे उसकी तारीफ होनी भी चाहिए, हम इसमें आंख कोई बंद गलत कर भी कर नहीं है। कहें। अगर और दूसरा ये अंधे को अंधेरे का गुमा और भी खराब। जब किसी अंधे को अंधेरा होने की गुमान हो जाए तो 1000 दीपक भी उसे रास्ता नहीं दिखा सकते। समीर जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर, सवाल का जवाब जरूर नहीं, इन पे दीजिएगा। क्या आरोप है? जैनेंद्र मुझे जी। तो लगता है कि ये बेचारे खुद ही अखिलेश जी से नहीं मिल पाते होंगे। मेरा अपना भी अनुभव है। नेताजी इसका जवाब तो नेताजी शायद वही तक की बेहतर दे नहीं, हो सकता हो ये सौभाग्यशाली हो, नेताजी की सार्वजनिक शिकायत है कि उन्हीं के पुत्र श्रवण कुमार के देश में एक पिता की शिकायत कि पुत्र फोन नहीं उठाता। अब या तो नेताजी झूठे हैं या ये सच्चे हैं, ये खुद बता दें। जैनेंद्र जी, इस पर समीर जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जैनेंद्र अब जी छोड़िए, से- इस पे क्या इनसे प्रतिक्रिया लीजिएगा। वो हाथों में तलवार लिए फिरते जैनेंद्र हैं। जी। बस एक शेर बार जैनेंद्र भाई जी 2 से 30 सेकंड आपसे लेता हूं, सुनिए। जब भी उठी अपनों की जानिब ही उठी, जब भी उठी अपनों की जानिब उठी, जी चाहता है चूम लूं तलवार तुम्हारी। उनके द्वारा पहला बर्खास्त व्यक्ति बलराम यादव जी, जिन्होंने उन्हें गोद खिलाया था। दूसरा अंबिका चौधरी जी, जो समाजवादी पार्टी में दफ्तर में बैठ के लिखा पढ़ी करते थे। तीसरा शिवपाल सिंह जी, जिसकी गोद में वो बड़े हुए। और चौथा श्री मुलायम सिंह जी। 5वां दीपक मिश्रा, जो जिन्हें वो हाथ पकड़ के राजनीति में लाए थे। छठा अमर सिंह जी, जिनको वो पढ़ाने ले गए थे विदेश। तो जब उठी अपनों के जानिब भी उठी, जी चाहता है चूम ली तलवार तुम्हारी। तो उनकी तलवार अपनों की गर्दन काट रही है, कल को अपनी गर्दन काट बैठेगी। निर्मम है उनके हाथ की शमशीर। तो ये वाई बेल्ट भी आपकी बहुत कमजोर हो रही है, जिन नेताओं का जिक्र ये कर रहे हैं, वाई बेल्ट बहुत कमजोर हो रही है। भाई इस पर चौधरी समीर जी। साहब, बलराम यादव, शिवपाल सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये सब तो वही ही है। पता नहीं कहां से राजभर जी लेकिन क्या अब तो ला दिया, कमान आप ही के हाथों में। पता नहीं कहां से राजभर जी कह रहे हैं कि तो अब आपको ही वही- लेना है ना, सर्वे सर्वा तो आप ही हैं अब फिलहाल अपनी पार्टी के। अब तो आप खुद से ही फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो गए ना। हम लोहिया और जयप्रकाश की विरासत पे काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और कोई सरकार सोने का तराजू लेकर भी हमें तौल नहीं सकती। इसके गवाह स्वयं आदरणीय अवनीश त्यागी जी भी हैं, अपना भाजपा के प्रवक्ता हैं। इसके पहले वह प्रभास जोशी जी की परंपरा के पत्रकार थे। जी जैनेंद्र जी, साइकिल की सवारी तो छोड़ दी है, क्या हाथी की सवारी करेंगे? हमने कहाँ छोड़ी है। मैं बताता हूँ, कल जो खत आया था हाँ। परसों, उसके बाद से हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो प्रमुख हैं अरविंद राजभर जी, उन्होंने जवाब दिया। और उस जो पत्र लिखा गया है हमारी पार्टी के द्वारा, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपने बिल्कुल उचित फरमाया कि बसपा के साथ हम देख रहे हैं आगे का भविष्य। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि इनकी पार्टी में ही अभी आपने फॉर्च्यूनर विवाद सुना होगा। हाँ। ये लोग ये नहीं बता पाए कि कब हमें फॉर्च्यूनर दी गई, और अगर किसी प्रवक्ता ने, इतने बड़े प्रवक्ता ने ये झूठ लिखा है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने इनको फॉर्च्यूनर, या हमारी पार्टी को एक फॉर्च्यूनर दी।
मैं दूसरी चीज बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें 121 विपक्ष के वोट थे, लेकिन मिले जो यशवंत सिन्हा जी को केवल 111। तो क्या वो 10 विधायक जो हैं उनको इन्होंने चिन्हित कर लिया है? क्या उन पर भविष्य में कार्रवाई करेंगे? क्योंकि 2 विधायक मैं मान लेता हूं कि चलिए कांग्रेस के हो सकते हैं, तो आपके तब भी 8 विधायक हैं। 8 विधायक बागी कौन से हैं या क्या है? हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है, लेकिन आपने जो कहा आपकी विचारधारा के अगेंस्ट जाके उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जो वोट दिया, क्या आप उन्हें भी पार्टी से निकालेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। समीर सिंह से आपका ये सवाल है। नहीं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अगर वो देना चाहें तो। हाँ, समीर जी जवाब कि दीजिए। उन पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी इसका ब्यौरा तो सामने नहीं आया है कि किसने क्रॉस वोटिंग करी है या क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर जब ये सामने आता है, जब ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं कि क्रॉस वोटिंग किसने करी है, तो उन पे जो उचित कार्रवाई है वो बिल्कुल होगी, क्योंकि पार्टी के, अब आप पार्टी के विधायक हैं, तो अगर पार्टी का एक विपक्ष, पार्टी ने एक संपूर्ण विपक्ष का एक कैंडिडेट उतारा है, तो टेक्निकली आपको उनको देना चाहिए वोट। ये जैनेंद्र जी के सवाल का जवाब हो गया। इससे अपने स्टेटमेंट खत्म करने से पहले मैं 2-3 बातों का और जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, अभी दीपक जी ने अपने स्टाइल में बहुत अच्छी बातें बोली। एक तो मैं इनका वैसे ही फ़ैन हूँ, इनकी जिस तरह से बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस बात को इन्होंने एक पर्सनल कमेंट लिया था, तो पर्सनल उसमें कोई वो वैसी बात नहीं है जी। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिल लेता हूँ, और अगर आप तो प्रवक्ता हैं, आप नहीं मिलेंगे तो काम कैसे चलेगा? यही बोला था, इसलिए मैं उसका आंसर दे रहा हूं। मैं शिकायत नेताजी शिवपाल जी की कर रहा था। जी देखिए, शिकायतें कई सारी सामने आई हैं, आलोचनाएं कई सारी सामने आई हैं, और जिस तरह से आपने भी अभी एक बात बोली थी दीपक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, अगर योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री काल बहुत अच्छा हुआ था, या अगर शिवपाल जी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी के साथ वो चुनाव ना लड़ते, क्योंकि समाजवादी पार्टी से चुनाव, समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ चुनाव लड़ने का मतलब ही ये था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है, जो नीतियां हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और उसके चलते ही सब एक साथ में आए थे, ताकि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, उसको हटाया जाए। क्योंकि पहले मैंने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ की कोई निजी लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके की उनकी मानसिकता है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी विचारधारा है, वो हमसे विपरीत है, और वो विचारधारा हमें लगता है कि जनता के लिए नुकसानदेह है। और हमने देखा कि 5 साल में किस तरीके से प्रदेश की हालत कहां से कहां पहुंच गई। इसके चलते दूसरी बात कि जब बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो बिल्कुल बात सही है कि एक, देखिए, हमने खुद थैंक दिया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है मुर्मू जी को, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो। तो हमें फिर वही बात कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी से कोई शिकायत नहीं थी। वो एक महिला है और वो एक आदिवासी महिला है, तो उनका एक, लेकिन आप एक बात यहाँ पे जिन लोगों ने, स्वाति जी मैं एक बात कह के अपना पॉइंट खत्म करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक रीजन था जिसकी वजह से एनडीए के समर्थित कैंडिडेट को हम नहीं चाहते थे राष्ट्रपति बनना, क्योंकि हमारे देश में इससे पहले राष्ट्रपति देखे और ऐसे राष्ट्रपति देखे हैं जिन्होंने कैबिनेट के फैसले वापस दिए हैं, जिसमें मतभेद जाहिर किया है सरकार के साथ, लेकिन हमें एक शत्रु मानती है, राष्ट्रपति नहीं जो चाहिए भाजपा को था। अपना वैज्ञानिक शत्रु मानती है, उन्होंने भी वोट किया, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाह रहा हूं। रिजर्वेशंस दिखाए थे, क्या आपके नजर में अनुसूचित जनजाति का कोई मोल भाव नहीं है? समीर जी, एक सवाल आपसे, सर आज फिलहाल उस पर हम चर्चा नहीं करें। सवाल ये है कि जिस राजभर को आपने शायद हल्के में लिया, वो ये बात कह चुके हैं कि पूर्वांचल में राजभर को खिलवाड़ ना समझे, लेकिन शायद आपने उनकी ताकत को पहचाना नहीं। वही बीजेपी आज उनको लेने के लिए, एक बार फिर लेने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो भी स्वतंत्र पार्टी है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और सुभाषपा भी एक स्वतंत्र पार्टी है, जहां जाना चाहे जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी राजभर जी को हल्के में नहीं लिया। अगर लिया होता तो गठबंधन के तौर पर साथ में ना। अवनीश जी की भी एक इस पर छोटा सा कमेंट लेंगे। ठीक है,
अंबेडकर नगर, ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ करवा दिया हमने, और उसके बाद आपकी सीटें बढ़ी हैं 10 जिले। स्वाति जी देखिए, कौन गठबंधन करेगा ये तो कल की बातें हैं, और राजभर जी कहाँ जाएंगे ये उनकी मर्जी है। पर भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, अपने मतदाताओं के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरे सम्मान के साथ रहती है। ये उन पार्टियों में नहीं है जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अपने सहयोगी से बात नहीं करती, उनके मन का भाव नहीं रखती, और जो अपने परिवार में बड़ों का सम्मान भी नहीं। समीर जी, आपको ये तो मानना होगा जब असफल आप होते हैं तो तमाम दिक्कतें, परेशानियां, तमाम सवाल फिर आप पर उठते हैं, आपके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते हैं। 2022 ये में सोचना भारतीय होगा, जनता पार्टी विचार करना को होगा, विमर्श करना होगा समर्थन देके आपको, और बता दिया है शायद कि अगर आपको कोई भारतीय आईना जनता दिखाए पार्टी तो आपको आईना भी देखना होगा। असली बहुत शुक्रिया आप हकदार सभी है। मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।